हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज SQC1 एंड SA220 के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए हो प्यारे प्यारे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नोट्स ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट जो इस चैप्टर में बच्चों का आता है वो सबसे पहला ये है कि भाई कब हम SQC1 लगाएंगे, कब हम SA220 लगाएंगे। दोनों का डिफरेंस दोनों के नाम में ही दिया है। जैसे SQC1 का नाम अगर आप देखोगे तो वो है क्वालिटी कंट्रोल, और SA220 का नाम देखोगे तो क्वालिटी कंट्रोल। ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है कि दोनों SQC1 और SA220 डील करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कि आप क्वालिटी मेंटेन करो अपने फर्म में। SQC1 बात करता है ऑडिट्स के बारे में, रिव्यूज के बारे में, अदर अश्योरेंस के बारे में एंड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। मतलब ये चारों सर्विसेज के बारे में बात करता है। लेकिन SA220 जैसे आपको नाम भी पता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो वो हमारा बात करता है ऑडिट के बारे में। तो हम जो ये पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो ये नोट से तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ मैंने आपके लिए कस्टमाइज हैंड रिटन नोट्स बनवाए, तो वो सबसे पहले हम उस नोट से पढ़ेंगे और फिर हमारे प्रिंटेड नोट से पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया SQC1 और SA220 के बारे में कि SQC1 हमारा ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पे लगता है, जबकि SA220 सिर्फ ऑडिट पे लगता है। दूसरा, SQC1 हमारा पूरे फर्म पे लगता है, लेकिन SA220 सिर्फ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज भी है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कि सिमिलैरिटी की बात करूं सबसे पहले तो कि दोनों का ऑब्जेक्टिव सिमिलर ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है उनका कि एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना जो हमें रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, कि हम एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे जिससे हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, जो हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। क्या अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि हमने प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल, मतलब PRL, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है। और दूसरा, हमने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं वो एप्रोप्रिएट है। रिपोर्ट्स, जहां पे भी रिपोर्ट्स आ जाए आप समझ जाना ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भी हमने ऑडिट रिपोर्ट्स दी है वो एप्रोप्रिएट है और हमने PRL रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। ये दोनों SQC1 और SA220 का दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है। अब SQC1 और SA220 में डिफरेंसेस है उनके एलिमेंट्स में, वो जिस पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करते हैं। तो SQC1 बोलता है हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जबकि SA220 बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ EP के बारे में। EP मतलब एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपल आपको बता देता हूं, जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं, जो साइन करता है बैलेंस शीट में, जो साइन करता है ना, उसको हम एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं। एंड उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे ऑडिट को अच्छे से कंडक्ट करवाना। उसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो जब चाहे जिसको जो चाहे डिसीजंस दे सकता है, कंक्लूजन्स दे सकता है। उसी के पास ही पूरा दारोमदार होता है पूरे ऑडिट का, तो उसको हम एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको SQC1 लगाना है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ EP के बारे में पूछा जाए तो आपको SA220 लगाना है। ये ऊपर ऊपर से। अब एलिमेंट्स की बात करें हम, SQC1 में क्या क्या एलिमेंट्स है सिर्फ नाम पे अभी डिस्कशन करते हैं, फिर हम नीचे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला नाम है हमारे पास लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, कि फर्म में आप कैसे क्वालिटी मेंटेन करोगे, लीडरशिप को पूछ रहे हैं लोग। अब ये फर्म वाला है, लेकिन हमारा जो SA220 है वो सिर्फ ऑडिट की बात करता है, तो इसका नाम तो सब सेम ही है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। फर्म की जगह पे यहाँ पे एक ऑडिट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे पूरे फर्म के एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात होती है। यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट, जो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट से रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट है उसकी बात होती है। तीसरा हमारे पास है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिक एंगेजमेंट की बात होती है और यहाँ पे सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट की बात होती है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं अभी से ऊपर ऊपर से करा रहा हूं, अभी हम नीचे अच्छे से डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। चौथा हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो जितने भी फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्सेज उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, उसकी बात होती है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑडिट में हम यूज करते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जितने भी लोग यूज करते हैं, उनको हम कलेक्टिवली एंगेजमेंट टीम बोलते हैं। तो एंगेजमेंट टीम का असाइनमेंट कैसे करना है वो SA220 हमें बताता है। अब ICAI ने बोला ठीक है, अब मैंने 4 एलिमेंट अलग अलग बना दिए, तो पांचवा छठा सेम बना देता हूं। तो पांचवा एलिमेंट है जिनमें दोनों का नाम सेम है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और छठा है मॉनिटरिंग। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स है। इसको अगर आप, मैं एक बार आपको नोट्स भी समझा देता हूं कि ये इस साइड हमारे पास SQC1 है और इस साइड हमारे पास SA220 है। SQC1 लगता है सारे ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पे, जबकि SA220 जो है वो लगता है ऑडिट एंगेजमेंट पे।
SQC1 पूरे फर्म पे अप्लाई होता है, SA220 पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि भाई एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाओ जो हमें रीजनेबल अश्योरेंस दे कि हमारी प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है और जो भी रिपोर्ट्स हमने इशू किए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं। और एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे एलिमेंट्स है जो मैंने आपको भी पढ़ा है। और अगर आपको कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईपी दिख जाए तो ये SQ220 के जितने भी एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, SQC1 का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे ना, हेडिंग देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म में क्वालिटी मेंटेन करना, एज सिंपल एज दैट। ये पॉइंट पूरा यही बोलता है कि भाई जो लीडरशिप, जो बंदे बैठे ना ऊपर, CEO, मैनेजिंग पार्टनर्स, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फर्म में क्वालिटी मेंटेन करो। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग बनाते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्या बनाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की भाई कैसे क्वालिटी होगी, क्या होगा, कैसे इंटीग्रिटी चेक करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ना, वो ओवरराइड करना चाहिए हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी को। बिजनेस स्ट्रैटेजी को ओवरराइड करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फर्म की बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है कि यार हमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा कमाना है, हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा करना है। तो उसके लिए उनका टारगेट रहता है कि हमें जैसे भी करके कितने सारे क्लाइंट्स मिल जाए, जैसे जितने ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे उतना अच्छा है, हमारा रेवेन्यू उतना बढ़ेगा। लेकिन इससे फर्म की क्वालिटी भी खराब होगी, क्योंकि फर्म के पास इतने रिसोर्सेज होंगे नहीं कि भाई वो पूरे ऑडिट में अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर पाए। तो वो यही बोल रहा है कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ना, वो ऊपर होना चाहिए आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी से। पहली प्रायोरिटी आपको हमेशा अपनी क्वालिटी को देनी है। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। ये बात बोल रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको जो इस पॉइंट से बनेगा ना, वो उसकी लाइन होगी कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी। ये लाइन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए, बोले व्हाट आर द कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी, तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब ये बोल रहा है अपहोल्ड क्वालिटी, हमें क्वालिटी बरकरार रखनी है, क्वालिटी को एकदम प्रायोरिटी देनी है। अब क्वालिटी को प्रायोरिटी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी को प्रायोरिटी दे। अब मैनेजमेंट क्वालिटी को कैसे प्रायोरिटी देती है? पॉलिसीज बना के। क्वालिटी कैसे मेंटेन करती है? पॉलिसीज बना के। अब पॉलिसीज बनाने के लिए आप किसके ऊपर पॉलिसीज बना रहे हो? क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब जो भी सर्विस आप क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाह रहे हो उसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना। आपको पॉलिसीज बनानी है तो आपको क्लाइंट के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। अब क्लाइंट के बारे में पता करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। क्यों? आपको अपने बंदे भेजने पड़ेंगे, आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा, उनका टाइम यूज करना पड़ेगा, उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करनी पड़ेगी। तो आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन ले पाओ क्लाइंट के बारे में। इंफॉर्मेशन से आप पॉलिसी बना पाओगे, पॉलिसी से आप क्वालिटी को अपहोल्ड कर पाओगे। मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दे दिया कि कौन कौन से पॉइंट किस किस को रेफर करते हैं। अब मैं अगर आपको यहां से भी पढ़ा देता हूं एक बार, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। मतलब फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो ओवरराइड करता है बिजनेस स्ट्रैटेजी को। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले कि भाई कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ क्या होता है, तो आपको लिखना है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि उनके जो भी कमर्शियल डिसीजंस है ना, कमर्शियल मतलब जो बिजनेस वाले डिसीजंस होते हैं, उनके जो भी कमर्शियल डिसीजंस है वो ओवरराइड नहीं कर रहे हैं वो क्वालिटी को। इसको आप उल्टा बोल लोगे तो क्वालिटी ओवरराइड कर रही है कमर्शियल डिसीजंस को। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी किस बारे में बनाना? पॉलिसी बनाना कि हमारी जो कमिटमेंट टू क्वालिटी है वो ओवरराइड है। हमारी कमिटमेंट टू क्वालिटी मतलब क्वालिटी हमेशा ओवरराइड करती है। हम जो भी सोचते हैं उसमें क्वालिटी सबसे प्रायोरिटी रहता है हमारा। ये उनको पॉलिसी बनानी है। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हमें चाहिए होगा। अब क्या ये वाला पॉइंट हम ना नीचे डिस्कस करने वाले हैं। नीचे मैं एकदम अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है। ये नीचे अच्छे से आएगा। अब इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे, सफिशिएंट रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे, जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन कर पाए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पॉलिसीज का। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमने अभी डिस्कस किए। अब इसी के अगेंस्ट हम डिस्कस करने वाले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स, कि भाई ऑडिट के लिए पर्टिकुलरली अगर आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है तो आप क्या क्या पॉइंट्स लेंगे। तो ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी को मेंटेन करना ऑन ईच ऑडिट। जो भी ऑडिट में वो एंगेजमेंट पार्टनर है, वो सारे ऑडिट्स में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो अब जो एक्शंस करता है ना ईपी, जो भी ईपी एक्शंस करता है वो हमें ये दिखाता है कि क्वालिटी जो है वो एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब क्या? नेसेसरी है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है
आपको या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट बता दो, या तो बोलेगा व्हाट आर द एक्शंस ऑफ ईपी, मतलब एक्शंस ऑफ ईपी क्या एम्फसाइज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आएगा। व्हाट डज एक्शन ऑफ ईपी एम्फसाइज, या फिर ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एक्सप्लेन। तो जितने भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है ना, वो तो सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो अब एक्शंस ऑफ ईपी हमें क्या दिखाता है कि भाई क्वालिटी इज एसेंशियल एंड क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एसेंशियल भी है और क्वालिटी इंपॉर्टेंट भी है। अब आप बोलोगे यार क्वालिटी 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 क्वालिटी, कब से हम क्वालिटी क्वालिटी सुन रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, हमें क्वालिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्वालिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए। क्वालिटी हमें इसलिए मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कंप्लाई करने के लिए बाहर वाली के साथ और अंदर वाली के साथ। बता रहा हूं रुक जाओ। वो हमें हेल्प करती है कंप्लाई करने के लिए बाहर वाली के साथ और अंदर वाली के साथ। नाउ व्हाट इज बाहर वाली एंड अंदर वाली। बाहर वाली इज बेसिकली योर पीआरएल रिक्वायरमेंट्स, जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल पढ़ा था ना हमने, वो वाले रिक्वायरमेंट से हमें कंप्लाई करने के लिए क्वालिटी हेल्प करती है। और अंदर वाली मतलब क्या, ये तो बाहर वाले रिक्वायरमेंट्स हो गए, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स है, और अंदर जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया है उससे भी तो हमें कंप्लाई करना है ना, तो उसमें हमें क्वालिटी हेल्प करती है कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से कंप्लाई करने के लिए। अब अगर ये बाहर वाली के साथ हमने कंप्लाई नहीं किया, अंदर वाली तो ठीक है, अंदर वाली हम समझा बुझा के मैटर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया ना, तो हमारी टीम कंसर्न्स रेज कर सकती है। अगर हमने बाहर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया, और विदाउट फियर टीम रेज कंसर्न करेगी। हमने बोल रखा है कि भाई आपको अगर बाहर वाली के साथ कंप्लायंस ना दिखे तो आप जल्दी से कंसर्न रेज कर देना, ताकि हम मैटर को अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब अगर हमने ये सारी चीजें कर ली, अगर हमने कंप्लाई कर दिया दोनों बाहर वाली और अंदर वाली के साथ, तो हमारे रिपोर्ट्स क्या होंगे, एप्रोप्रिएट होंगे। तो यही 4 पॉइंट है जो हमें इस पूरे आंसर में लिखने हैं। सबसे पहला कि क्वालिटी एसेंशियल है, दूसरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्वालिटी, क्योंकि वो हमें कंप्लाई करने में हेल्प करती है बाहर वाली और अंदर वाली के साथ। बाहर वाली मतलब पीआरएल के साथ, और अंदर वाली मतलब क्यूसीएस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ। बाहर वाली के साथ अगर कंप्लाई नहीं किया तो टीम रेस कंसर्न कर सकती है, टीम कंसर्न रेस कर सकती है, और अगर हमने ये सब कंप्लाई कर लिया तो हमारी रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट होगी। अब मैं आपको एक बार अपने नोट्स भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल है कि भाई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपी की ये है कि वो क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट पे ध्यान दे। एक्शंस ऑफ ईपी क्या बताते हैं हमें कि भाई क्वालिटी एसेंशियल है और क्वालिटी इंपॉर्टेंट भी है। अब क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो कंप्लाई करती है पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के साथ, हमें हेल्प करती है कि हम कंप्लाई करें पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के साथ। दूसरा, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करने में हेल्प करती है। तीसरा, अगर ये हमने पीआरएल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं किया तो हमारी टीम जो है वो कंसर्न्स रेज कर सकती है विदाउट फियर, बिना किसी फियर के। हमने बोल रखा है कि आप कंसर्न रेज कर देना। और चौथा, अगर ये सब कुछ हो गया, कंप्लाई हमने कर दिया, तो हमारे रिपोर्ट्स जो होंगे वो एप्रोप्रिएट होंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था SQC1 और SA220 के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आता है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिक्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, सीए फाइनल में एकदम मेमोथ चैप्टर है, लेकिन इसमें हम छोटा सा पार्ट दिया है इसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। एथिक्स में हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑडिट सब्जेक्ट का ही कोई मतलब नहीं है। तो इंडिपेंडेंस इज बेसिक रिक्वायरमेंट, ये पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमें पूछा जाए कि व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, या फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स SQC1 SA220, इन सब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ गया ना, तीनों को मिक्सअप करके, तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने वो मैं आपको बताता हूं। तो हमें यहाँ पे बात चल रही है एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमें तो पता है, एज ए लीडर एज अ पार्टनर मुझे पता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ मेरे इंडिपेंडेंट रहने से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम जो उस एंगेजमेंट पे काम कर रही है, जो उस ऑडिट पे काम कर रही है, वो पूरी की पूरी टीम इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। तो उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई उनकी क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो हमें सबसे पहले कम्युनिकेट करना है अपने पर्सनल को। पर्सनल मतलब जो भी बंदे हमारे नीचे काम कर रहे हैं, जो भी हम बंदे पूरे फॉर्म में काम कर रहे हैं, उनको हमें कम्युनिकेट करना है। दूसरा, अगर हमने कम्युनिकेशन किया और उन्होंने हमें वापस बताया कि यार ये दिक्कत हो गई, ये कुछ थ्रेट्स है, तो हमें उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है और इवैल्यूएट करना है, ठीक है। हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई भी करना है और इवैल्यूएट भी करना है। और अगर हमें लगता है कि हाँ ये सच में हमारे लिए एक थ्रेट है, तो हमें एक्शन लेना है। एक्शन किस लिए लेना है, या तो उसको पूरा का पूरा एलिमिनेट ही कर दो। मतलब अगर कोई बंदा है जिसमें थ्रेट है इंडिपेंडेंस का, तो या तो उसको टीम से ही निकाल दो। दूसरा, अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसको रिड्यूस कर दो। अगर रिड्यूस भी नहीं कर सकते
तो फिर भाई विड्रॉ कर लो। मतलब सिंपली अगर आपको कोई थ्रेट मिलता है तो सबसे पहले आपको उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो रिड्यूस करने की कोशिश करो। अगर रिड्यूस नहीं कर सकते तो उसको विड्रॉ कर लो उस एंगेजमेंट से, फिर आप वो एंगेजमेंट नहीं कर सकते। और ये जो भी आपने काम किया है ना, एलिमिनेशन का, रिड्यूस का या फिर विड्रॉवल का, वो जितने भी ब्रीचेस आपने आइडेंटिफाई किए वो आपको अपने फर्म को नोटिफाई करना पड़ेगा। जो भी ब्रीचेस आपने आइडेंटिफाई किए इंडिपेंडेंस में, क्योंकि इंडिपेंडेंस इज द टॉप प्रायोरिटी, मैंने जैसे आपको बताया था। तो इंडिपेंडेंस में जो भी ब्रीचेस आइडेंटिफाई किया आपको अपने फर्म को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो यही 4 पॉइंट है अगर जो आपको लिखना है, अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे आ जाए कि सबसे पहले अपने कम्युनिकेट करो अपने पर्सनल को, आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करो कोई थ्रेट्स है क्या, अगर है तो उसको एलिमिनेट करो, रिड्यूस करो, अगर नहीं कर सकते तो विड्रॉ कर लो, और जो भी आपने एक्शन लिया है, जो भी इंडिपेंडेंट ब्रीचेस है, वो अपने फर्म को नोटिफाई कर दो। यही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें कम्युनिकेट करना है सबसे पहले इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स अपने पर्सनल को, फिर आइडेंटिफाई एवेल्युएट करना है कोई थ्रेट्स है क्या, अगर है तो एक्शन लो एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अगर नहीं होता है तो विड्रॉ कर लो, और जो भी आपने एक्शन लिया है, जो भी अपने आइडेंटिफाई ब्रीचेस है, उनको प्रॉम्प्टली अपने फर्म को नोटिफाई करो। एज सिंपल एज दैट। एक और चीज इसमें जो बोला जाता है कि जो भी आपका इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस में जो भी आपने पॉलिसीज बनाई है उसका आप कंफर्मेशन लो। क्या लो? आप रिटर्न कंफर्मेशन लो अपने सारे पर्सनल से, जो भी आपके फर्म में काम कर रहे हैं उन सारे लोग से आप एक रिटर्न कंफर्मेशन लो कि आप उन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हो। उनको बताओ कि भाई ये इंडिपेंडेंट, मतलब क्या, लोग भूल जाते हैं ना, हमें तो कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो एक साल पहले पढ़ी हुई पॉलिसीज कैसे याद रहेगी? तो बोलता है कि एटलीस्ट एनुअली, इसमें वर्ड आ जाएगा एटलीस्ट, कि एटलीस्ट आपको कम से कम एनुअली, अगर आप और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ले सकते हो, अगर आप क्वार्टरली ले सकते हो, 6 महीने में ले सकते हो तो और अच्छा, लेकिन एटलीस्ट आपको एनुअली तो उनको याद दिलाना ही चाहिए कि भाई आपकी ये पॉलिसीज है। दूसरा एक इसमें छोटा सा टॉपिक है फैमिलियरिटी थ्रेट के बारे में। तो वैसे तो हम पूरा थ्रेट्स के बारे में प्रोफेशनल एथिक्स में अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा अगर मैं बता दूं फैमिलियरिटी थ्रेट्स क्या होता है, इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। फैमिलियर, अगर मैं किसी भी इंसान से ज्यादा फैमिलियर हो जाऊं, जैसे मेरे दोस्त है, अगर आप उनके साथ ज्यादा देर तक रिलेशनशिप रखते हो, इन द सेंस कि आप 1-2 साल से बहुत अच्छे दोस्त हो, 3-4 साल हो गया, तो जितने ज्यादा आप उनके साथ रिलेशनशिप रखते हो उतना ज्यादा आप उनके साथ फैमिलियर हो जाते हो, उतना ज्यादा आप सुख दुख बांटते हो। तो वही थ्रेट की बात कर रहे हैं लोग कि अगर आप सेम पर्सोनल को यूज करोगे लॉन्ग टाइम के लिए तो ये फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के भले के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये फैमिलियरिटी थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास सेफगार्ड्स होते हैं। थ्रेट्स से बचने के लिए हमारे पास सेफगार्ड्स होते हैं। थ्रेट का उल्टा होता है सेफगार्ड। ठीक है, थ्रेट से बचाने के लिए खुद को। तो फैमिलियरिटी थ्रेट बचने के लिए क्या सेफगार्ड है? सिंपल है ना, अगर आपका बहुत ज्यादा लंबा रिलेशनशिप चल रहा है तो रोटेट कर लो। रोटेट मतलब क्या? इस पर्सनल को हटा के दूसरे पर्सनल को ले आओ। ठीक है, रोटेट कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो EQCR ले आओ। EQCR इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जिसके बारे में हम नीचे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है, कौन होता है। तो अभी आप उसकी टेंशन मत लो, बस समझ लो कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए हमारे ऊपर बैठा होता है। हमारे मतलब हम एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर से भी ऊपर एक बंदा बैठा रहता है जो एंगेजमेंट पार्टनर की भी एक्शंस को मॉनिटर करता है कि भाई वो सही से काम कर रहा है ना। एंगेजमेंट पार्टनर कुछ भी करने लगेगा, तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है। तो या तो आप सेम पर्सनल है तो उसको या तो रोटेट कर दो, या तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ले आओ। ठीक है, ऑल अगर लिस्टेड एंटिटी है, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट होना चाहिए इन एटलीस्ट, ये लेस देन मतलब एटलीस्ट 7 ईयर्स में, मतलब 7 साल तक ही कोई एंगेजमेंट पार्टनर सेम ऑडिट क्लाइंट पे काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता है। ये सिर्फ लिस्टेड क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये भी ध्यान रखना, आप इसमें भी फंस सकते हो, ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उसमें फंस जाओगे। तो आपको लिस्टेड ध्यान रखना है कि अगर लिस्टेड है और एंगेजमेंट पार्टनर है तो वो 7 साल तक ही उसी क्लाइंट पे काम कर सकता है, नहीं तो उसके बाद उसको रोटेट होना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन आपके एप्लीकेबल नहीं है सोल प्रोप्राइटर पे, क्योंकि बेचारा अकेला बंदा है, वो किसको रोटेट करवाएगा, किसको, कोई पार्टनर को थोड़ी लेके आएगा। तो अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो काम कर सकता है 7 साल से ज्यादा, लेकिन अगर कोई और है, कोई फर्म में है, कोई पार्टनरशिप में है, तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। ये हमारा था दूसरा पॉइंट जो अभी खत्म हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला, कि एटलीस्ट एनुअली हमें रिटर्न कंफर्मेशन लेना है सारे पर्सनल से हमारी इंडिपेंडेंस पॉलिसी के लिए। दूसरा फैमिलियरिटी थ्रेट की बात करेंगे कि सेम पर्सनल को जब हम यूज करते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, जिसका सेफगार्ड होता है रोटेट कर लो या तो EQCR ले आओ। और अगर लिस्टेड एंटिटी है तो एंगेजमेंट पार्टनर को तो रोटेट होना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे होना ही पड़ेगा 7 साल के अंदर अंदर, एटलीस्ट 7 साल के अंदर अंदर, एक्सेप्ट इन सोल प्रैक्टिशनर केस। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड पॉइंट करते हैं, व्हिच इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट रिलेशनशिप को हमें एक्सेप्ट करना है,
या फिर जो पुरानी क्लाइंट रिलेशनशिप्स थी उसको कंटिन्यू करना है, उसका डिसीजन हम इस बेसिस पे लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ये लाइन, ये वर्ड मेंशन होगा, एक्सेप्टेंस, ये तो मेंशन होगा ही, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है, और दूसरा ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट, कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में ऑब्टेन करनी है ये बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें ना एक आयरनी है, इसमें बोला तो गया है कि हमें इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में ऑब्टेन करनी है, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है वही सिर्फ क्लाइंट के बारे में है, बाकी 2 पॉइंट तो फर्म के बारे में है कि फर्म के पास कुछ है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको लिखना क्या है, सिंपल है। इसने बोला है कि भाई आप क्लाइंट के बारे में ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कर लो, तो क्लाइंट के बारे में हमें सिर्फ एक चीज जाननी है, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आप हमें अपनी इंटीग्रिटी के बारे में बता दो। इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी, कि आप हमें अपनी ऑनेस्टी के बारे में बता दो कि आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो। दूसरा हम देख लेंगे। तो उस क्लाइंट ने बता दिया कि हाँ ठीक है, इंटीग्रिटी मेरी बहुत बढ़िया है, आपने चेक किया, ऑब्वियसली क्लाइंट से नहीं पूछोगे आप जाके, आप खुद इंटीग्रिटी उसकी चेक करोगे। एंड दूसरा आप फॉर्म में देखोगे, फॉर्म में ये देखोगे सबसे पहला कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या आप केपेबल हो ये चीज करने के, क्या आप ये केपेबल हो ये एंगेजमेंट करने के, क्या आपके पास टाइम है ये एंगेजमेंट करने का, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं ये एंगेजमेंट करने के लिए, ये आप खुद से चेक करोगे खुद के बारे में। ये चीज आपने चेक कर ली, अगर आपको ये मिल गई तो दूसरा आप देखोगे क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो, क्या आप इंडिपेंडेंट हो इस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कि नहीं। तो ये 2 चीज आप देखोगे फर्म के बारे में। और ये दोनों क्लाइंट और फर्म, इन दोनों के बीच में अगर कोई पहले आपने कोई रिलेशनशिप करी थी और उससे कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए तो वो भी आपको कंसिडर करना है। तो बस ये 4 पॉइंट आपको देखने हैं। सिंपल, अगर आपको पूछ ले कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट के बारे में लेनी होती है, तो क्लाइंट के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमें इंटीग्रिटी। दूसरा हम अपने बारे में देखते हैं कॉम्पिटेंस। तीसरा हम अपने बारे में देखते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और चौथा दोनों के बारे में देखते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो हमने प्रीवियस ऑडिट्स पे अगर कुछ हमें मिला हो तो वो चेक करते हैं अपन, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू मिलता है ना, कोई भी इशू मिलता है, मतलब इंटीग्रिटी में आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहे, या फिर कोई सिग्निफिकेंट मैटर था जो बहुत नेगेटिव जा रहा है, और ये इशू आइडेंटिफाई करने के बाद भी अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने वो इशू को कैसे रिजॉल्व किया। सिंपल है, आपको हर चीज ऑडिट में द मेन थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपने वो चीज परफॉर्म ही नहीं करी है। बिग 4 जिसमें मैं केपीएमजी में था, उसमें भी मेन चीज यही होती थी, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन। आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। तो डॉक्यूमेंटेशन इज एवरीथिंग इन ऑडिट, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। ये हम एक छोटा सा पॉइंट यहां से भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स या फिर ऑडिट एंगेजमेंट, सेम मतलब ये आप देख रहे हो ये सारा क्लब करके, मतलब ये सेम पॉइंट्स आ जाएंगे SQC1 और SA220 में, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। तो बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग ये देखेंगे ना यार, एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी सारी चीजें चेक करेंगे। तो बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट हमें कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहला इंटीग्रिटी क्लाइंट के बारे में, दूसरा 2 चीजें हमारे बारे में, पहला है कॉम्पिटेंस मतलब कैपेबिलिटीज, टाइम और रिसोर्सेज, और दूसरा हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस। और ये दोनों के बारे में हमें क्या चेक करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो करंट या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में कुछ अराइज हुआ हो तो, ठीक है। और अगर इसमें चारों में कोई इशू मिल गया तो हमें, और हमने डिसाइड किया कि हम एक्सेप्ट करेंगे रिलेशनशिप, तो डॉक्यूमेंट करो कि आपने वो इशू को कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, हमने इंटीग्रिटी सुन लिया, अभी इंटीग्रिटी सही है कि नहीं वो कैसे पता कर लगेंगे, क्योंकि हमें क्लाइंट से तो नहीं पूछ सकते ना। क्लाइंट तो बोलेगा हाँ मैं तो इंटीग्रेट हूँ, मेरे से ज्यादा इंटीग्रिटी वाला बंदा कोई नहीं है, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो क्लाइंट तो ये बोलेगा ना। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई वो इंटीग्रिटी है या नहीं है। तो सब जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट मतलब क्या, ऑनेस्टी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट कितना ऑनेस्ट है। तो एक बात बताओ, अगर क्लाइंट इतना ही ऑनेस्ट होता तो पुराना जो उसका फर्म है, पुराना जो सीए उसके यहाँ पे काम करता था, वो उसको छोड़ के क्यों जाता, ठीक है। एकदम एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि आप किसी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप नए क्लाइंट को तभी एक्सेप्ट कर रहे हो ना जब पुराना कोई ऑडिटर या फिर पुराना कोई फर्म छोड़ के गया। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई पुरानी फर्म क्यों छोड़ के गई थी और हमें वो क्यों अपॉइंट कर रहा है, सबसे पहली बात ये एक पॉइंट है। दूसरा हम पता करेंगे उसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। नेचर ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या, कि बेसिकली वो धंधा किसका करता है, कैसे अपना ऑपरेशन पूरा मैनेज करता है, ये पता लगा लिया। उसके बाद हम उसके मार्केट में जाके आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन के बारे में क्वेरीज करेंगे, मतलब लोगों से पूछेंगे, उसके कॉम्पिटिटर से पूछेंगे, उसके पेज वेज देखेंगे, सोशल मीडिया साइट्स देखेंगे कि उसकी बिजनेस रेपुटेशन कितनी है, कि उसको कस्टमर्स क्या क्या, मतलब क्या फीडबैक्स है कस्टमर का, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। पहले हमने नेचर ऑफ ऑपरेशंस देखा कि क्या काम है, दूसरा कैसा काम है, कि वो काम कैसे करता है, उसकी रेपुटेशन कितनी है। रेपुटेशन के बाद हम देखेंगे कि हम पर्सनली उससे डील करने वाले हैं तो उसका एटीट्यूड कैसा है, कि भाई क्लाइंट का एटीट्यूड कैसा है,
एटीट्यूड मतलब क्या, या तो क्या वो लिमिटेशन इन स्कोप रखने वाला है। लिमिटेशन इन स्कोप मतलब क्या वो हमें काम नहीं करने देगा, या फिर वो हमें फीस कम रखेगा, या फिर वो हमारी फीस कम रखेगा, या तो हमारा काम कम कर देगा या हमारी फीस कम कर देगा। ऐसा कोई एटीट्यूड है या नहीं है। और अगर वो हमारी फीस कम करने की बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि हम आपकी फीस कम कर देंगे, इसका मतलब क्या कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा नहीं आ रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा नहीं कमा पा रहा है, इसलिए वो हमें बोल रहा है कि हम आपकी फीस कम रखेंगे। सिंपल है। अगर आपको इंटीग्रिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल, इधर देखो और कहीं मत देखो, इधर देखो, इधर। हाँ, इंटीग्रिटी पे कोई भी पॉइंट आ जाए तो सिंपल है, इंटीग्रिटी क्यों नहीं है, मतलब वो ऑनेस्ट क्यों नहीं है। सबसे पहली बात, वो हमें अपॉइंट क्यों कर रहा है, अगर वो ऑनेस्ट है तो क्यों अपॉइंट कर रहा है, पिछले वाली फर्म को अपॉइंट क्यों नहीं किया, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आएगा कि हम नेचर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कि भाई वो काम किसका है। दूसरा, कैसा काम है, कैसा काम है मतलब उसका आइडेंटिटी, बिजनेस रेपुटेशन क्या है मार्केट में। तीसरा, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसा बात करने में, कैसा बोलने में, कैसा, ये चेक नहीं करना है। एटीट्यूड मतलब क्या वो हमें काम कम देगा, मतलब हमारे लिमिटेशन लगाएगा स्कोप में, या तो वो हमें फीस कम देगा, हमारी फीस सबसे कम रखेगा। अब वो फीस क्यों कम रख रहा है, क्योंकि उसको मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा नहीं आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। ये आपका खत्म, एक पूरा 4-5 मार्क का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया इंटीग्रिटी से रिलेटेड। एक बार मैं आपको इसके नोट से भी करा देता हूं। सिंपल है, मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लिंक कर करके याद करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे। एंड जितना मैंने ये नोट पैड में लिखा है ना, जितना भी ये वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये जितना भी लिखा है, नॉन रीअपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ ऑपरेशंस, आइडेंटिटी, एटीट्यूड, लिमिटेशन इन स्कोप, फीस लो, ये सिर्फ अगर आप इतने से ही पॉइंट याद रख लो और इतना ही लिख लो और उसको अंडरलाइन कर दो, यही कीवर्ड्स है। मैं बता रहा हूं आपको, जो आप सोचते थे कीवर्ड्स क्या होते हैं, यही कीवर्ड्स है। अगर आप इनको अंडरलाइन करके लिख दो ना अच्छे से अपने आंसर शीट में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 4 में से 4 मार्क आएंगे। आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, वो इतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। ये जो भी पार्ट है ना, आपका इतना रेलेवेंट नहीं है। आपको बस पढ़ना है इसको, लेकिन 1-2 बार पढ़ना है, कुछ याद करने के पर्पज से नहीं पढ़ना है। ये आपको सिर्फ लिंक बना बना के जो मैंने पढ़वाया ना, वैसे ही आपको पढ़ना है। सिंपल है, ऑडिट को एकदम सिंपल रखो, बहुत ऐसे तोप की तरह मत समझो, तो आराम से हो जाएगा। तो हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रिटी के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई सबसे पहले देखो कि वो आपको अपॉइंट कर ही क्यों रहा है, अगर वो इतना ऑनेस्ट है तो। दूसरा, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस देखो, उसके बाद क्या काम करता है, मतलब आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन। उसका एटीट्यूड कैसा है, प्रिंसिपल ओनर्स का, जो उसके ओनर्स है उनका क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब क्या वो हमारे स्कोप में, वर्क में कोई लिमिटेशन डालने वाला है, या फिर वो हमारी फीस सबसे कम रखने वाला है। फीस क्यों कम रखेगा, क्योंकि उसके मनी लॉन्ड्रिंग से उसको पैसा नहीं आ रहा है। तो ये बस आपको पढ़ लेना है, ये जो ब्लू दिया ना, आपको सिर्फ पढ़ लेना है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए रेलेवेंट है। बाकी आपको लिखना, मेन जो मैंने रेड में मार्क किया है, जो मैंने कीवर्ड्स लिखे अपने नोटपैड में, वो आपको लिखना है मेन। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट अब हम आते हैं, हमने पहले पढ़ा था इंटीग्रिटी के बारे में, ठीक है, इंटीग्रिटी के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, कि कब हम पता लगाएंगे कि हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे में इतनी कॉम्पिटेंस है, हमारे पास इतना टाइम है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस है कि हम इस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये चारों वर्ड मेंशन होंगे और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस भी मेंशन होगा, तब आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, तो इसमें इन पॉइंट्स के अंदर ही इसका आंसर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कैपेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं, इसका मतलब क्या कि मेरे पास नॉलेज है या नहीं है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की मेरे पास नॉलेज है या नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज अगर मेरे पास होगी तो ही मैं कैपेबल होऊंगा उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो कैपेबिलिटी में हम चेक करते हैं 2 चीजें, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, दूसरा एक्सपीरियंस अबाउट पीआरएल, मतलब प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ताकि हम चेक कर पाए कि वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा हमारे पास है टाइम मतलब क्या, डेडलाइन, कि क्या हम सारा काम डेडलाइन तक कर सकते हैं, मतलब जिस टाइम ऑडिट का कुछ डेडलाइन होता है ना, कि इस टाइम तक आपको ऑडिट कर ही लेना, वो अलग अलग डेट्स होती है, तो क्या आप उस टाइम तक अपना काम कर सकते हैं, वो आपको चेक करना है। चौथा आपको चेक करना है रिसोर्सेज मतलब क्या आपके पास सफिशिएंट पर्सनल है, क्या आपके पास सफिशिएंट इंसान है वो काम करने के लिए। अगर नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स को हायर कर लो, आप और EQCR को हायर कर लो। ठीक है, सिंपल है। 6 पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहला कैपेबिलिटीज में देखेंगे नॉलेज है कि नहीं इंडस्ट्री के बारे में, दूसरा एक्सपीरियंस है कि नहीं पीआरएल के बारे में, तीसरा टाइम है मतलब हमारे पास डेडलाइन के हिसाब से हम काम कर सकते नहीं कर सकते, रिसोर्सेज में हमारे पास सफिशिएंट पर्सनल है या नहीं है तो एक्सपर्ट्स को हायर कर लो, और अगर नहीं है तो EQCR को हायर कर लो। सिंपल 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हमने कर लिए, और वही 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज, इसमें नॉलेज है हमारे पास इंडस्ट्री की, नहीं एक्सपीरियंस है हमारे पास पीआरएल रिक्वायरमेंट्स का। फिर टाइम के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा रिपोर्टिंग डेडलाइन, क्या हम रिपोर्टिंग डेडलाइन तक काम कर सकते हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास है क्या हमारे पास सफिशिएंट पर्सनल है, अगर नहीं है तो एक्सपर्ट्स को हायर कर लो, अगर नहीं है तो EQCR को हायर कर लो। ऐसे ही याद होगा आपको ऑडिट, ऐसे ही आप ऑडिट को कर सकते हो और ऐसे ही आपके मार्क्स आएंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आप ना ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक इंफॉर्मेशन मिली जो अगर आपको पहले मिल जाती, पहले मतलब कब, जब आपने ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था, जब आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था उससे पहले अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती ना, तो आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आप इसको डिक्लाइन कर सकते, डिक्लाइन कर देते, बोलते मैं करूंगा ही नहीं। और अब आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, तो आपका सबसे पहला काम होगा ना, आपको जिसने अपॉइंट किया है उसने आपको इन्फॉर्मेशन बताई नहीं कि अच्छा ऐसा ऐसा भी है, नहीं तो आप डिक्लाइन कर देते। तो आप सबसे पहले उससे बात करोगे, उससे बात करोगे इन द सेंस क्या, आप अपनी पीआरएल रिक्वायरमेंट्स देखोगे, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स देखोगे कि क्या मुझे उस पर्सन से बात करने की जरूरत है जिसने मुझे अपॉइंट किया है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे। दूसरा आप ये चेक करोगे, अच्छा मैंने उससे बात कर ली, अब चेक करना है कि क्या मैं अब यहां से बाहर निकल सकता हूं क्या। पहले अगर मुझे पता चलता तो मैं तो नहीं लेता, अब मैंने ले लिया है तो क्या मैं अब इससे बाहर निकल सकता हूं, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की। बाहर निकलना मतलब क्या, विड्रॉ करना, मतलब थोड़ी ऐसे हाईफाई टर्म है, विड्रॉ करना, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की, और अगर आप सोचो हाँ कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है विड्रॉ करने की, तो आपको कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी विड्रॉल के ऊपर। तो ये मेन 3 पॉइंट है, मतलब अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए जो आपको डिक्लाइन करनी पड़ती है अगर आपको पहले पता होता तो आपको ये मेन 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पीआरएल आपको देखना है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, और तीसरा आपको पॉलिसीज देखनी है। अब वो जो पॉलिसीज है ना विड्रॉइंग की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर आपने सोचा है, थोड़ा सा आपने मन बना लिया कि हाँ मैं विड्रॉ कर सकता हूं, तो ये पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपको जाके डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ। मतलब ऐसे नहीं यार आप डायरेक्ट खाली चले जाओगे, क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्या पता मैनेजमेंट को भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में ना पता हो, क्या पता आप कुछ सुलह कर लो आपस में। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के साथ जाना है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना है। और अगर मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद भी आपको लगता है ना कि भाई इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए, तब कर लो विड्रॉ, कौन मना कर रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, फिर उसके बाद डिसीजन बनाओ कि क्या अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ करना है, मतलब इज इट अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ। अगर आप सोचते हो कि मुझे अप्रोप्रिएट है, मतलब मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वही आपका सबसे पहला आ जाएगा पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो कि क्या आपको वापस से अपने जिस बंदे ने आपको अपॉइंट किया था उसको बताना है क्या, क्या आपको रेगुलेटरी बॉडी को बताना है क्या। और दूसरा, अगर आप विड्रॉ कर ही रहे हो, अगर आपने विड्रॉ कर ही लिया है, तो फिर बताओ क्या क्या इश्यूज थे जो आपने आइडेंटिफाई किए, क्या क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज थे जो आपने आइडेंटिफाई किए इस पूरे एंगेजमेंट में। ये पॉइंट्स है हमारे पास, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जो हमें डिक्लाइन करना पड़ता अगर हमें पहले मिल गई होती तो। ये पॉइंट हम अपने नोट से भी कर लेते हैं। मैटर्स टू कंसिडर व्हेन इंफॉर्मेशन कॉजिंग टू डिक्लाइन एंगेजमेंट हैज बीन रिसीव्ड। अगर हमें डिक्लाइन करना पड़ता, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो सबसे पहले हमें पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है कि हमें जो पर्सन ने अपॉइंट किया उसके साथ बात करनी है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ बात करनी है। दूसरा, क्या पॉसिबिलिटी है विड्रॉल की, अगर पॉसिबिलिटी है तो हमें ये पॉलिसीज फॉलो करनी है विड्रॉल की। पॉलिसीज क्या है भाई, विड्रॉ करना है, सबसे पहले आप डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, कुछ सलाह मशवरा करके कोशिश करो कि कुछ हो जाए, सुधर जाए। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने सोच लिया कि हाँ भाई इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो फिर डिस्कस करो और रीजंस ऑफ विड्रॉल बताओ कि भाई आप क्यों विड्रॉ करना चाह रहे हो। तीसरा, आपकी पीआरएल रिक्वायरमेंट्स देखो, जो सेम यहाँ पे पॉइंट आया था वही पीआरएल रिक्वायरमेंट्स देखो कि आपको या तो रहना चाहिए, मतलब या तो आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है आपकी पीआरएल रिक्वायरमेंट्स में, या तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो अपना रिपोर्ट करो विड्रॉल और रीजंस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। और चौथा, अगर अब आप विड्रॉ कर ही रहे हो तो फिर सिग्निफिकेंट इश्यूज आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट करके उसका कंक्लूजन्स और क्या बेसिस था कंक्लूजन करने का कि ये सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। हमारा चौथा एलिमेंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आप देखोगे तो दिस इज जस्ट अ 4 पेजर चैप्टर, तो बस जल्दी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा टाइम और है, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। हम डिस्कस करने वाले चौथा एलिमेंट हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी फर्म। मतलब आप बोलते हो ना ह्यूमन इज आवर बिगेस्ट कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा कैपिटल जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल पता है कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स कौन है? नहीं, आर्टिकल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एंगेजमेंट पार्टनर की, जो ऑडिटर होता है, जिसकी साइन होती है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ऑडिट के लिए। तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स।
ठीक है। तो जब भी कोई भी ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन आए और आपको SQC1 SE220 कुछ भी दिख जाए ना इन सब के अराउंड, तो आपको ये चीजें लिखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सोचना है कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्या एंगेजमेंट पार्टनर खुद कॉम्पिटेंट है, मतलब उसको क्या खुद नॉलेज है, आइडेंटिफाई है, उसको पता है कुछ क्लाइंट के बारे में। तो हम उसकी कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, कैपेबिलिटीज चेक करेंगे, उसके पास टाइम है कि नहीं वो चेक करेंगे, उसके पास खुद के टीम है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो खुद कॉम्पिटेंट है। फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बोल रहे हैं कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या वो क्लियरली डिफाइंड है, कहीं पे कहीं लिखा हुआ है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर लिखा हुआ है तो क्या उसको पता है, उसको कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा ना। एंगेजमेंट पार्टनर को खुद को भी पता होना चाहिए ना मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को नहीं पता होना चाहिए, सामने जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट का मैनेजमेंट है, उसको भी पता होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बस 3 पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज में, आपको बस ये 3 पॉइंट लिखने हैं। आपको बस सोचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एंगेजमेंट पार्टनर है, उस क्यों, क्योंकि उसकी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एंगेजमेंट पार्टनर की, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है। दूसरा, क्या वो कम्युनिकेटेड है। कम्युनिकेटेड किसको, खुद एंगेजमेंट पार्टनर को, और दूसरा क्लाइंट को। बस सिंपल, ये है हमारा पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। सिंपल ह्यूमन रिसोर्सेज आए, आपको बस 3 चीजें लिखनी है, क्या वो एंगेजमेंट पार्टनर कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड टाइम है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एंगेजमेंट पार्टनर की, क्या वो क्लियरली डिफाइंड और कम्युनिकेटेड टू पार्टनर है। और तीसरा, क्या वो कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट मैनेजमेंट भी है। सिंपल। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पे, जिसमें हमारा आएगा EQCR। तो अब हम 5वां पॉइंट है जिसका नाम है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें एक चीज ये बोली गई इसमें कि भाई जब भी आप कंसल्टेशन लेते हो ना, कंसल्टेशन आपको हमेशा डिफिकल्ट या फिर कंटेंशियस मैटर पे लेना है। डिफिकल्ट या कंटेंशियस, जो बहुत मतलब डिफिकल्ट है। कंटेंशियस मतलब क्या, कंट्रोवर्शियल है, मतलब इसमें दोनों पक्ष मतलब कुछ ओपिनियन वाला मैटर है। तो कंट्रोवर्शियल मैटर है, उस पर आपको कोई डिस्कशन लेना है, कंसल्टेशन लेना है तो वो ले सकते हो, और फिर डिफिकल्ट मैटर है तो उस पर आप ले सकते हो। और ये कंसल्टेशन आप अपने फर्म में से किसी भी पार्टनर या किसी भी एम्प्लॉय, किसी से भी ले सकते हो, या फिर फर्म के बाहर भी किसी से ले सकते हो। इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई किसी ने बाहर से ले लिया, बताओ ये कंसल्टेशन ले सकता था नहीं ले सकता था। तो ले सकता है, आप अंदर से भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो। एंड मैंने आपके लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज करी है कि जहां पे भी टफ इंग्लिश वर्ड्स है ना, जो मुझे भी समझ में नहीं आते थे पहली बार, तो ठीक है मुझे भी गूगल करना पड़ता है। तो जो भी टफ इंग्लिश वर्ड्स है ना, वो सारे इंग्लिश वर्ड्स का मैंने आपको एकदम इजी लैंग्वेज में उसको ब्रैकेट में डाल के दे दिया है, जहां जहां पे भी आपको टफ लैंग्वेज लगती है। तो अगर आपको मैंने कहीं पे अगर डाल के नहीं दिया हो जहां पे आपको टफ लग रहा हो, तो आप मुझे बता देना, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा ताकि सबका भला हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि भाई कंसल्टेशन आपको लेनी है डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पे, विद इन और आउटसाइड फर्म दोनों से। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट आता है हमारे पास EQCR। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज EQCR। EQCR क्या होता है, कब से हम EQCR पढ़ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल। QC तो आपको पता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो एक एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करता है। सिंपल, कि भाई इस एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो EQCR का काम होता है, ये रिव्यू करना। तो ये कौन होता है, ये होता है मेंबर ऑफ ICAI। मेंबर ऑफ ICAI मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। सिंपल सीधी बात, इसके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, ये सुइटेबली एक्सटर्नल क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है। सुइटेबली एक्सटर्नल क्वालिफाइड पर्सन मतलब क्या, क्वालिफाइड मतलब क्या, वही अपना कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेस, ये चारों चीजें इसके पास होनी चाहिए। तीसरा, ये टीम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान हो, टीम भी हो सकती है इन लोगों की। ये जो 2 लोग हैं ना, इन दोनों लोगों की, ये दोनों लोग मिला के टीम भी बना सकते हैं। मतलब क्या पता 3-4 ICAI के मेंबर्स जुड़ जाए, बोले मैं साथ में हम टीम मिला के EQCR बोलेंगे, खुद को EQCR का काम करेंगे, तो वो टीम भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो EQCR है ना, लिस्टेड में अगर आप किसी EQCR को अपॉइंट कर रहे हो ना, तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, सेम एज EP। मतलब उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहली बात तो, कि भाई एज एन एंगेजमेंट पार्टनर उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो किसी भी लिस्टेड एंटिटी का अगर वो चाहे तो एंगेजमेंट पार्टनर बन सकता है। वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरे उसके पास वैसी अथॉरिटी भी होनी चाहिए।
ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं आप किसी को भी उठा के, मतलब कोई भी सपोज कोई सीए जो एसएमई का काम कर रहा है, जो एसएमई की ऑडिट करता था पहले, और उसको हम डायरेक्टली उठा के लिस्टेड कंपनी के ऑडिट का EQCR नहीं बना सकते, क्योंकि ना तो उसके पास एक्सपीरियंस है, ना तो उसके पास उतनी अथॉरिटी है। तो ये आपको चेक करना है लिस्टेड कंपनी के केस में स्पेसिफिकली। ये देख लेना मेरे को है ना, ये आपको है ना क्वेश्चन बना के जब आपको बनाएंगे ना क्वेश्चन, तब इसमें ना कोई अनलिस्टेड कंपनी टाइप कुछ डाल देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये EQCR सही है कि नहीं है, तो तब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें एक बात आती है कि जो EQCR है ना, वो आपकी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स रिव्यू करता है। जो भी आपने पूरे एंगेजमेंट में, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए ना, जो बहुत बड़े जजमेंट लिए, वो रिव्यू करता है। लेकिन इसके रिव्यू से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। आपकी मतलब क्या है, ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम ईपी और EQCR की बात करेंगे मेनली। तो ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। ईपी ऐसा नहीं बोल सकता अरे ऐसे कैसे आप मना कैसे कर रहे हो, ये EQCR ने भी रिव्यू किया हुआ है तो EQCR को भी पकड़ो अगर ये जजमेंट गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। EQCR का काम सिर्फ रिव्यू करना है। रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईपी की नहीं होगी, ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी। और लिस्टेड कंपनी में तो EQCR मैंडेटरी ही होता है। तो लिस्टेड कंपनी की हम यहाँ पे भी बात करते थे, लिस्टेड कंपनी की यहाँ पे भी बात करें कि EQCR लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी होता है। अब आते हैं कंसल्टेशन। जैसे मैंने बोला था ना, कंटेंशियल कंसल्टेशन जो आपको डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स में लेने हैं, तो वो कंसल्टेशंस अगर आपको EQCR से लेना है ना, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि EQCR हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का आप दूसरा मतलब निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब वो किसी भी उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड। एकदम ऑब्जेक्टिवली थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन वो काम करना चाहिए। सबसे पहले बात वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव रहे, इसके लिए हमने बोला है कि भाई वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एंगेजमेंट में। पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मतलब क्या, आप EQCR को ये नहीं बोल सकते भाई चलो ये ऑडिट प्रोसीजर करके आ जाओ, जाओ स्टॉक चेक करके आ जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है एंगेजमेंट में। दूसरा, ना तो उसको कोई डिसीजन लेना है एंगेजमेंट में, वो डिसीजंस भी नहीं ले सकता किसी भी एंगेजमेंट के, ठीक है। लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर चाहे तो मतलब में ऐसा कोई हमने ना तो उसके पास कंपलसरी है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर के लिए कंपलसरी नहीं है EQCR को कंसल्ट करना, और ना ही एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा है कि भाई वो कंसल्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है EQCR को, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू बी एज एन EQCR। मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो एलिजिबिलिटी है टू बी एज एन EQCR फॉर द रोल ऑफ EQCR वो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मतलब सिंपल क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि भाई ईपी ने ना कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मैटर था जिसके लिए EQCR को कंसल्टेशन ले लिया और उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो क्या ईपी ऐसा कर सकता है? या फिर दूसरा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या ईपी EQCR को कंसल्ट कर सकता है? EQCR ने ये मैटर के लिए ईपी से कंसल्ट किया था, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो भाई ईपी चाहे तो कंसल्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिविटी और एलिजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ईपी बोल रहा है हाँ ठीक है तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तुम्हारी एलिजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा, मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या इसमें, इस पर्टिकुलर केस में, तो उन बारे में अगर कोई सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन है, तो चेक करो कि भाई EQCR की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हर बार ऑब्जेक्टिविटी पे ही ध्यान दे रहे हैं लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे EQCR की ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन लेना है तो सबसे पहले चेक करो कि भाई EQCR की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आप किसी अनदर पर्सन को या तो EQCR अपॉइंट कर दो, आप ले लो भाई उससे जितनी सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन लेनी है ले लो, ठीक है, लेकिन मैं तो अलग पर्सन को EQCR अपॉइंट कर दूंगा। अगर आपको EQCR उसको ही रखना है और उसी से कंसल्टेशन लेनी है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो या तो आप कंसल्टेशन उससे लो, EQCR किसी और को अपॉइंट करो, या तो उसको EQCR अपॉइंट करो और कंसल्टेशन किसी और से लो। मतलब कंसल्टेशन आप किसी अंदर पर्सन से लो, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो इसको अगर एक बार आप जल्दी अपने नोट से देख लेते हैं। EQCR की बात हो रही है, एकदम बड़ा हेडिंग डाला है मैंने क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो ये एक मेंबर ऑफ ICAI हो सकता है, सुइटेबली एक्सटर्नल क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है, मतलब जिसके पास कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस हो टू एक्ट एज EP, या तो वो टीम भी हो सकती है, वो सारे ऊपर इंडिविजुअल्स की। लिस्टेड एंटिटी के केस में EQCR के पास एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि वो एक एक्ट एज एन EP कर पाए एंड ऑडिटेड लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। वो रिव्यू करता है, क्या करता है? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ EP। उससे EP की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। EP ऐसा सोचा अरे चलो EQCR को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता,
ठीक है। मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी में, अगर किसी ऑडिट पे आपको अपॉइंट करना है तो आप खुद अपने हिसाब से क्राइटेरिया डिवाइस कर सकते हो, क्राइटेरिया बना सकते हो कि हाँ इस ऐसे ऐसे कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे सपोज किसी क्लाइंट का टर्नओवर इतना होगा तो हम EQCR अपॉइंट करेंगे, तो आप खुद के हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन लिस्टेड कंपनी में तो आपको EQCR डालना ही पड़ेगा, EQCR अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंसल्टेशंस विद EQCR। अगर आपको किसी EQCR को कंसल्ट करना है तो सबसे पहली बात वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है एंगेजमेंट में या फिर कोई डिसीजन बनाने में। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ ऐसे ये वाले पॉइंट्स तो याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला याद करना है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको ऐसे याद नहीं करना है लाइन वाइज, जैसे आपको समझ में आना चाहिए, जैसे आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं। दूसरा, EP चाहे तो कंसल्ट कर सकता है EQCR को, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिविटी और एलिजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर कंसल्टेशन सिग्निफिकेंट हो रही है, सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन है, तो EQCR हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्टिव रहना पॉसिबल नहीं है तो आप किसी अनदर पर्सन को, इंडिविजुअल को अपॉइंट करो, एज एन EQCR अपॉइंट करो या फिर उससे कंसल्टेशन लो। एज सिंपल एज दैट। भाई बहुत सिंपल है यार ये तो, कि अगर नहीं करना तो किसी और को अपॉइंट कर दो, सिंपल। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय EQCR इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटी केस में EQCR को कौन कौन से मैटर्स कंसिडर करने हैं। आप एक बात है ना अपने दिमाग में डालो कि EQCR की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिपेंडेंस चेक करना, कि की पूरी टीम इंक्लूडिंग एंगेजमेंट पार्टनर उस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये पहले हमारे कोर्स में हुआ करता था कि भाई इंडिपेंडेंस कैसे हम चेक करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन ऑडिटर एलिजिबल होता है बनने के लिए। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है पूरी की पूरी टीम। EQCR का सबसे पहला काम होता है लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंस चेक करना। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो वो बायसनेस के साथ काम करेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। अब ये रिस्क सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, ये हमारी जजमेंट है। कोई रिस्क सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ये सबकी जजमेंट होती है। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे लिए रिस्क सिग्निफिकेंट है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मेरे लिए रिस्क इनसिग्निफिकेंट है, तो ये जजमेंट के हिसाब से होता है। तो इंडिपेंडेंट अगर नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। रिस्क सिग्निफिकेंट है ये कैसे पता चलेगा, हमारी जजमेंट के बेसिस पे। और हमारी जजमेंट के बेसिस पे ये भी पता चलेगा कि क्या मिस स्टेटमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिंपल, मैंने बोला इंडिपेंडेंस नहीं है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर रिस्क सिग्निफिकेंट है कैसे पता चलेगा, जजमेंट से। अब जजमेंट से हमें एक और चीज पता चलती है कि मिस स्टेटमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर हमें सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती है तो हमें दो चीज करनी चाहिए। सबसे पहला, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बाहर वाले बंदे से, अंदर वाले बंदे से, डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर्स पे हम ले सकते हैं ना कंसल्टेशन, तो हमें यहाँ पे कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और दूसरा, EQCR को वर्किंग पेपर्स सिलेक्ट करके कुछ छानबीन करनी चाहिए, वर्किंग पेपर्स देखने चाहिए एंटिटीज के, कुछ सिलेक्टेड वर्किंग पेपर्स देखने चाहिए। ठीक है, अब हमें सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट मिल गई, हमने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली और वर्किंग पेपर सिलेक्ट करके चेक कर लिया कि हाँ सही है कि नहीं है। और ये करने के बाद हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये देखो आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट्स मिली है। मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, तो हमने अपने रिपोर्ट में उसको एप्रोप्रिएटली बता दिया कि भाई ये सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट हमें मिली है। तो सिंपल, ये हमारा खत्म हो गया। एक क्वेश्चन पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पूछ रहा था कि भाई व्हाट आर द मैटर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय EQCR इन लिस्टेड एंटिटीज। तो यहाँ पे ध्यान दो, लिस्टेड एंटिटीज का जब भी नाम आए और जब भी EQCR आए, सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट काम होता है EQCR का इंडिपेंडेंस देखना। सबसे पहले देखो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओ माय गॉड, इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क है। रिस्क सिग्निफिकेंट है कैसे पता चलेगा, हमारी जजमेंट से। हमारी जजमेंट से एक और चीज पता चलती है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या, हमें कंसल्टेशंस लेना पड़ेगा, हमें वर्किंग पेपर सिलेक्ट करके उनको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों काम हमने कर दिया तो हमें फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये मिस स्टेटमेंट्स है, और हमें रिपोर्ट्स को में एप्रोप्रिएटली ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट्स आई है। तो ये हम एक बार अपने नोट से भी कर लेते हैं। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय EQCR फॉर ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। क्या क्या मैटर को कंसिडर करेगा, सबसे पहला इंडिपेंडेंस देखेगा। इंडिपेंडेंस नहीं है मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसके रिस्पॉन्सेज देखेगा। सिग्निफिकेंट रिस्क है, रिस्क सिग्निफिकेंट है कैसे पता चला, जजमेंट से। जो भी हमने जजमेंट्स लिए उससे हमें पता चला कि रिस्क सिग्निफिकेंट है। अब जजमेंट से हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे जो मिस स्टेटमेंट्स है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट निकले तो हमें एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेना है, उसका कंक्लूजन देखना है। और दूसरा, हमें वर्किंग पेपर सिलेक्ट करके उसमें देखना है कि भाई जो भी जजमेंट्स है वो सही है कि नहीं है।
ये दोनों काम करने के बाद हमें मैटर्स को कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को। जो भी हमें मैटर पता चला ना सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट वाला, वो हमें कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को। वो कम्युनिकेट करने के बाद हमें रिपोर्ट में उसको अप्रोप्रिएटली दिखाना है। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इतना लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस एक बार पढ़ लेना ये जो मैंने ब्लू में दिया है। ये हमारा, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि ये हमारा SQC1 का पार्ट था। अब हमारे पास SA220 का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बाइफरकेट भी किया हुआ है आपके लिए कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे SQC1 का है, ऊपर यहाँ से लेफ्ट साइड में SQC1 चलता आ रहा है और यहाँ पे SA220 चलता आ रहा है। तो अब हमारे पास बात करते हैं कि EP की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू EQCR, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है EQCR के प्रति। ठीक है, सबसे पहला सिंपल है भाई, सबसे पहले ये तो चेक कर लो EQCR अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या EQCR को हमने अपॉइंट किया है। अगर किया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। फिर तो मैं उसके साथ अपने जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको डिस्कस कर सकता हूँ। मेरे को कोई साथी मिल गया जिसके साथ मैं अपने सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करूंगा। अगर मैंने सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस कर लिए, मतलब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ EQCR के साथ, मुझे अपनी जो रिपोर्ट है उसको तब तक नहीं डालना है जब तक मैं EQCR पूरा खत्म ना हो जाए। EQCR इज बेसिकली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, तो जब तक पूरा EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म ना हो जाए तब तक हमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी है, तब तक हमें ऑडिट रिपोर्ट की डेट नहीं डालनी है। एज सिंपल एज दैट। तो एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है EQCR के तहत? सबसे पहले कि क्या वो अपॉइंट हुआ है, दूसरी क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स जो मुझे उससे डिस्कस करने हैं, और तीसरी मुझे EQCR के बाद ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट निकालनी है। एज सिंपल एज दैट। एंड दूसरा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ कि भाई EQCR का काम क्या था? इवेल्युएट करना सिग्निफिकेंट जजमेंट को। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए ना कि भाई EQCR ने कुछ इवेल्युएशन किया है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का, ये 3 वर्ड आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि आपको ये वाला आंसर लिखना है कि EQCR कैसे इवेल्युएट करेगा जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं एंगेजमेंट पार्टनर ने या फिर एंगेजमेंट टीम ने, वो यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ना इवेल्युएट करना है कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट को। तो आप सबसे पहले जाके डिस्कस करोगे ना, आप पूछोगे एंगेजमेंट पार्टनर से जाके कि बताओ भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है, आपके हिसाब से क्या है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करोगे अपने एंगेजमेंट पार्टनर से सिग्निफिकेंट मैटर्स को। वो बोलेगा हाँ भाई सब सही है हमारे हिसाब से, तो हमने तो सब अच्छे से किया है, सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने सब अच्छे से लगाए। लेकिन आप एंगेजमेंट पार्टनर की बातों को नहीं मान सकते क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर अपने रिव्यू के बारे में, अपने ऑडिट के बारे में सब कुछ अच्छा ही बोलेगा। तो आप जाके अगर एंगेजमेंट पार्टनर ने बोल दिया हाँ सब कुछ सही है, सिग्निफिकेंट मैटर्स में कुछ ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इशू हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो आप जाके रिव्यू करोगे डॉक्यूमेंटेशन को, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है ना उसको रिव्यू करोगे। अब डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करोगे उसका मतलब क्या? डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करोगे इसका मतलब आप रिव्यू करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और ऑडिट रिपोर्ट को। आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो रिव्यू करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट को क्यों रिव्यू करना है? ऑडिट रिपोर्ट को इसलिए रिव्यू करना है ताकि जो ऑडिट रिपोर्ट में कंक्लूजन है उसको आप चेक कर पाओ कि क्या वो अप्रोप्रिएट है। समझे? मैं समझाता हूं आपको। आप गए सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का इवैल्यूएशन करने, आप अपने आप को EQCR मानो, आप गए किसी ऑडिट एंगेजमेंट में सिग्निफिकेंट जजमेंट का इवैल्यूएशन करने। आपने बोला चलो सबसे पहले तो मैं एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस तो कर लूं क्या क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए। तो उसने बोला हाँ हमने ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये सिग्निफिकेंट जजमेंट, और हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, हमने सही लिया है। आप बोलोगे हाँ 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 तू बता देगा सही है और हम मान लेंगे सही है। सबसे पहले तेरे डॉक्यूमेंटेशन दिखा, मुझे तेरे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करने। बोलेगा कौन से डॉक्यूमेंटेशन में, समझा नहीं? अरे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है, आपको हमारी ऑडिट रिपोर्ट क्यों चाहिए? अरे मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंक्लूजन जो तूने निकाले वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो बस ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है ना, इसको आप ऐसे कॉन्वर्जेशन याद रखोगे आपको याद रह जाएगा। यही सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार नोट से अपने डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीजें जो हमने अभी करी है। सबसे पहला EP की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू EQCR। सबसे पहला डिटरमाइन करोगे कि आपने EQCR को अपॉइंट किया है। दूसरा अगर अपॉइंट किया तो उसके साथ डिस्कस करो सिग्निफिकेंट मैटर्स को। तीसरा अंटिल कंप्लीशन ऑफ EQCR अपने ऑडिट रिपोर्ट को नहीं डेट कर सकते, डेट नहीं कर सकते मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि EQCR का क्या इवैल्यूएशन होता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के लिए। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है, सबसे पहले आप डिस्कस करो सिग्निफिकेंट मैटर्स को EP के साथ। वो बोलेगा सब कुछ सही है लेकिन हमें तो रिव्यू करना पड़ेगा सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन को। रिव्यू करने के बाद मतलब वो पूछेगा कौन सा रिव्यू, कौन से डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उनको बताओगे भाई FS को रिव्यू करना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को रिव्यू करना है। बोलेगा FS तो ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्यों रिव्यू करना है? क्योंकि हमें इवैल्यूएट करना है आपके कंक्लूजन्स को और उसकी एप्रोप्रिएटनेस। सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज
एडिशनल मैटर्स, मतलब नाम देख रहे हो आप, एडिशनल मैटर्स है, इसमें सारे एडिशनल कोई मैटर नहीं है, इसमें सारे पुराने मैटर्स ही है, लेकिन इसका नाम है कि भाई एडिशनल मैटर्स जो EQCR को कंसिडर करने चाहिए लिस्टेड एंटिटीज के टाइम। वैसे ये क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा छोटा सा ये तो समझ लो। सबसे पहली बात तो ये कोई एडिशनल मैटर्स नहीं है, सेम मैटर्स है। क्या सेम मैटर्स है जो हमने पहले पढ़ा? सबसे पहला EQCR की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से सबसे पहला इंडिपेंडेंस चेक करना है उसको, दूसरा उसको कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन्स चेक करनी है, और तीसरा जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा वो उसको चेक करना है, सिग्निफिकेंट जजमेंट और उसका क्या कंक्लूजन था। सिंपल, एक बार नोट से देख लेते, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये। एडिशनल मैटर्स जो हमें देखने हैं कंसीडर बाय EQCR इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, एक बार इंडिपेंडेंस देख लो, एक बार क्या देख लो कि भाई जो कंसल्टेशन थी वो एप्रोप्रिएट थी कि नहीं, और जो कंक्लूजन्स थे वो सही थे कि नहीं, और दूसरा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो था वो सही है कि नहीं, और दूसरा उसका कंक्लूजन है वो सही है कि नहीं। सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। EQCR को भी कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है EQCR को? सबसे पहला, क्या उसने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। EP क्या मेंटेन करता है? EP के डॉक्यूमेंटेशन की बाद में बात करते हैं, लेकिन आप सोचो एक ऑडिट टीम क्या मेंटेन करती है कि भाई क्या क्या उन्होंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। तो EQCR को भी सेम डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है कि क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, प्रोसीजर्स परफॉर्म पूरे किए उसने, ठीक है। अगर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो क्या उन प्रोसीजर्स को उसने कंप्लीट किया बिफोर ऑडिट, सारे के सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए थे बिफोर ऑडिट, और दूसरा कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर्स उसके दिमाग में आया है कि नहीं आया, उसके ध्यान में कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर्स आया है कि नहीं आया, वो उसको चेक करना है EQCR को। तो सबसे पहले प्रोसीजर्स परफॉर्म किए कि नहीं किए, अगर कर लिए तो क्या बिफोर ऑडिट किए कि नहीं किए, और दूसरा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद क्या आपको कोई अनरिजॉल्व मैटर्स दिमाग में आया, कोई ध्यान में आया, कोई पकड़ में आया अनरिजॉल्व मैटर्स, ये आपको देखना है। तो EQCR के डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसीजर्स जो रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म्ड हो गए, दूसरा EQCR है वो कंप्लीट हो गया बिफोर रिपोर्ट मतलब बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा क्या रिव्यूअर को ऐसा कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर मिला या नहीं मिला, वो चेक करना है। दूसरा है हमारे पास, बात करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब एंगेजमेंट पार्टनर को क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है? एंगेजमेंट पार्टनर को ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है कि भाई जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस क्या हमने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। SQC1 एंड SA220 ऐसे याद रख लो, SQC1 एंड SA220 में जब भी एंगेजमेंट पार्टनर की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे मतलब वो EQCR के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब EQCR का सबसे मेन काम क्या है? इंडिपेंडेंस। तो क्या हमने इंडिपेंडेंस को कंप्लाई किया है? अगर हमने इंडिपेंडेंस को कंप्लाई नहीं किया है तो क्या इश्यूज थे और क्या हमने उनको रिजॉल्व कर लिया है? सबसे पहले हमने ऊपर बात करी थी, अगर हमने इंडिपेंडेंस को कंप्लाई नहीं किया है तो हमें वो देखना था कि भाई ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, और रिस्क सिग्निफिकेंट है क्योंकि जजमेंट के हिसाब से, ये हमारा EQCR से रिलेटेड था। अब आप कंफ्यूज मत जो था ना कि भाई इंडिपेंडेंस अगर कंप्लाई नहीं किया तो वो तो उधर आना चाहिए था, लेकिन ये एंगेजमेंट पार्टनर के टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने इंडिपेंडेंस कंप्लाई नहीं किया है तो क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने कंप्लाई नहीं किया, और क्या हमने इश्यूज को वो रिजॉल्व कर दिया। और ये इश्यूज और ये रिजॉल्व ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें उसको एक्सेप्टेंस करना था एंड कंटिन्यू करना था, उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट क्लाइंट को हमें एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है, इसलिए हमने अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया। अब ये आपने इश्यूज को जो रिजॉल्व किया और जो अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया या फिर कंटिन्यू किया, वो किस बेसिस पे किया, किससे कंसल्ट करके किया, उस कंसल्टेशन का क्या नेचर और क्या स्कोप था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। एंगेजमेंट पार्टनर का आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, आपको ये देखना है एंगेजमेंट पार्टनर ये देखेगा कि क्या हमने इंडिपेंडेंस से कंप्लाई किया, अगर हमने इंडिपेंडेंस से कंप्लाई नहीं किया है तो क्या इश्यूज थे, क्या रिजोल्यूशन था। अब यार अगर इश्यूज और रिजोल्यूशन थे, आपको पता है कि भाई कुछ इश्यूज थे जिसको आपको रिजोल्व करना था लेकिन आप रिजोल्व नहीं कर पाए या फिर आपने इशू रिजोल्व कर दिया, तो सबसे पहली बात कि यार आपको इशू थे फिर भी आपको क्यों अपना पार्टनर ये सब इंडिपेंडेंस को कंप्लाई नहीं हो रहा था, फिर भी आपको क्यों अपने ऑडिट और इसको एक्सेप्ट करना था और कंटिन्यू करना था। अगर आपने ऑडिट को एक्सेप्ट किया है, कंटिन्यू किया है, तो किससे आपने कंसल्टेशन ली थी और उस कंसल्टेशन का नेचर और स्कोप क्या था, ये आपको देखना है। तो एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, क्या कंक्लूजन्स थे जो आपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे सबसे पहले कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स थी कि नहीं थी, कंप्लाई किया कि नहीं किया। दूसरा आपके इसमें इश्यूज क्या थे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स में, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में, उसको कैसे रिजॉल्व किया, आपके जो इशू और जो आपने रिजॉल्व किया वो आपने क्यों किया, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना था और कंटिन्यू करना था क्लाइंट रिलेशनशिप को। तो आपने जब ये इशू रिजॉल्व किया ना, वो किस बेसिस पे किया, जो भी आपने कंसल्टेशंस ली थी उसके नेचर और स्कोप के बेसिस पे। ठीक है, सिंपल है। बस लास्ट पेज गाइस, थोड़ा सा और बाकी, थोड़ा सा देर रुक जाओ, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपका, फिर ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए खत्म। बस आपको ये 2-3 बार ये रिवाइज करना है मेरे नोट से, आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब क्या, एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बोल रहा है और EQCR कुछ और बोल रहा है,
तो हमें ये काम करना है। सबसे पहला काम कि हमें रिपोर्ट तब तक नहीं बनानी जब तक हमारा रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ना हो जाए। जब तक हम वो डिफरेंसेस को रिजोल्व ना कर ले तब तक हमें रिपोर्ट नहीं बनानी। ऐसा नहीं डिफरेंस चल रहा है और आपने रिपोर्ट बना के इशू भी कर दी, ऐसा मत करना। आपको पहले आपको उसको रिजोल्व करना है, फिर उसको रिपोर्ट बनानी है। दूसरा, ईपी को रिकमेंडेशंस, अगर ईपी ने रिकमेंडेशंस नहीं लिए, किसके नहीं लिए? ईक्यूसीआर के। यहाँ पे आप ईक्यूसीआर लिख लेना। अगर ईपी ने रिकमेंडेशंस नहीं लिए ईक्यूसीआर के, या फिर ईक्यूसीआर सेटिस्फाई नहीं हुआ इस रेजोल्यूशन से, तो हमें रिजोल्व कैसे करेंगे? मतलब ईपी ने बोला नहीं यार आप जो रेकमेंड कर रहे हो वो तो सही नहीं है, या फिर ईक्यूसीआर खुद सेटिस्फाइड नहीं है रिजोल्यूशन से, तो आपको रिजोल्व करना है एज पर प्रोसीजर्स ऑफ फर्म। जो भी प्रोसीजर्स आपके फर्म ने लगाए हैं, जो भी आपके प्रोसीजर्स, कुछ डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं कि भाई अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो हम ऐसा करेंगे, तो वो प्रोसीजर्स लगा के आपको रिजोल्व करना है। उस प्रोसीजर्स में जनरली ऐसा होता है या तो आप किसी और फर्म के साथ पास चले जाओ, उनसे पूछो भाई इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या तो आप डायरेक्ट रेगुलेटरी बॉडी के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो भाई इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट आता है हमारे पास एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोलता है ये कि आपको है ना एक ऑडिट फाइल बनानी पड़ती है। फाइल मतलब क्या होता है ना, फाइल मतलब जहां पे है ना आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड होता है, जहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है। कुछ सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर फिजिकल फाइल्स, पहले पुराने जमाने में फिजिकल फाइल्स होती थी, तो वो सारी फाइल में आप ना सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखते हो, सारे जो भी आपने एविडेंस लिया वो सारा मेंटेन करके रखते हो। तो उसकी आपकी असेंबली करनी है। असेंबली मतलब क्या, जो भी यहाँ वहां से जो भी आपका एविडेंस पड़ा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको साथ में लेके आना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। तो ये बोल रहा है कि आपकी ये जो असेंबली ऑडिट फाइल की है, मतलब आपकी जो फाइनल ऑडिट फाइल है जिसके बाद आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो फाइनल ऑडिट फाइल आपकी एटलीस्ट 60 डेज के अंदर बन जानी चाहिए आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जब आपने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी उस दिन से 60 दिन, 60 डेज के अंदर अंदर आपकी फाइनल ऑडिट फाइल बन जानी चाहिए। दूसरा, ये तो असेंबली के बारे में बात कर रहा था, कब तक आपको बनानी है। अब ये दूसरी बात करता है रिटेंशन के बारे में, कब तक आपको रखनी है। कब तक रखनी है आपको फाइल? मिनिमम 7 ईयर्स तक। मिनिमम 7 ईयर्स, ये 6 है, 6 के बाद आता है 7, तो मिनिमम 7 ईयर्स तक आपको अपनी फाइल को रिटेन करके रखना है। 7 ईयर्स कहां से देखेंगे? सबसे पहला ऊपर से ले लेंगे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से, या फिर डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। अब ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब क्या कि आपने जो ऑडिट करी ना एंटिटी की, वो किसी की सब्सिडरी है, आपने जिसकी ऑडिट करी वो सब्सिडरी है, और उसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी अलग से एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जिसको हम ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनती है। तो या तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट या तो ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट, दोनों डेट में से जो भी लेटर हो वो वाली डेट से लेके आपको 7 साल काउंट करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकता है ICAI इस पूरे पे, कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा इस पे, लेकिन आपको क्लियर भी होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ऊपर वाले में 60 डेज देखेंगे जब आपको असेंबली करनी है और रिटेंशन करना है, तो 7 ईयर्स देखेंगे फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। और अगर 2 रिपोर्ट बना ली हमने, एक सेम सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब क्या है, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमने 2 रिपोर्ट बनाई है। अब 2 रिपोर्ट क्यों बनाई है? एक रिपोर्ट हमने सपोज बनाई होगी हमारे खुद के लिए, मतलब हमारा खुद का इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी रिपोर्ट हमने अपने ग्रुप ऑडिटर को देने के लिए, हमने एक रिपोर्ट बनाई होगी। तो वो दोनों रिपोर्ट, अगर हमने एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 2 ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, तो दोनों की जो टाइम लिमिट है ना 60 डेज वाली, 7 ईयर्स वाली, वो सेपरेटली काउंट होगी। वो हम सेपरेटली काउंट करेंगे दोनों के लिए अलग अलग। बस इतनी बात आप ध्यान रख लेना, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चंस हम करेंगे, ये वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से आपके पास वीडियो लेके आऊंगा, क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, और ICAI में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए, तो वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए रहने वाला है ताकि ये बहुत बड़ा ना बन जाए। ठीक है, हाँ, तो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा कि भाई जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है ना, पूरा जो भी हम ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है, पूरा एविडेंस साथ में रखता है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप फर्म की होती है। फर्म की मतलब क्या? ऑडिटर की होती है। वो ऑडिटर का प्रॉपर्टी है। ऑडिटर चाहे तो वो किसी को भी नहीं दे सकता। मतलब ऑडिटर चाहे, मतलब ऑडिटर अगर, मतलब ऑडिटर से आप छीन नहीं सकते, मतलब इन द सेंस क्लाइंट भी नहीं मांग सकता ये ऑडिटर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कि क्लाइंट बोले हाँ आप आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे ना, वो किए थे ना, वो मुझे दे दो, मुझे एक बार रेफर करना है, तो मना कर सकता है ऑडिटर। ऑडिटर बोलेगा मैं नहीं दे रहा। लेकिन अगर ऑडिटर चाहे, अगर वो चाहे तो वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है। वो कुछ एक्सट्रैक्ट्स, छोटा सा कुछ भी पीस, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वैलिडिटी ऑफ वर्क और इंडिपेंडेंस को ब्रीच ना कर रहा हो। इन द सेंस क्या कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को दे दिया ना, तो क्लाइंट शातिर है,
वो देख लेगा कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और नेक्स्ट ईयर से अच्छे से ध्यान रखेगा कि उस प्रोसीजर्स के हिसाब से वो घपलेबाजी करेगा कि आप अच्छा ये वाला प्रोसीजर करते हो तो मैं ये वाले प्रोसीजर्स को ऐसे लूप होल निकालूंगा। तो इसलिए वो ध्यान रखना। बाकी आप अपना चाहो तो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, लेकिन आपसे कोई छीन नहीं सकता। सिंपल है इसका मतलब। अब लास्ट पॉइंट हमारा मॉनिटरिंग के लिए, एक बार मैं आपको नोट से करवा देता हूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट जो है वो ओनली आफ्टर कंसल्ट रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस, रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस के बाद ही आप रिपोर्ट इशू करोगे। जो भी आपको EQCR ने रेकमेंड किया, अगर वो EP ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर जो मैटर रिजॉल्व हुआ है वो EQCR के सेटिस्फैक्शन के नहीं हुआ, मतलब या तो EQCR का रिकमेंडेशन आपने फॉलो नहीं किया या फिर रिव्यूअर का सेटिस्फैक्शन नहीं है, EQCR सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको रिजॉल्व करना है बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर क्या हो सकता है? या तो आप अनदर प्रैक्टिशनर फर्म को लो साथ में, या फिर आप रेगुलेटरी बॉडी के पास जाओ रिजॉल्व करने के लिए। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि आपको असेंबली करनी है फाइनल ऑडिट फाइल की विद इन नॉट मोर देन 60 डेज। नॉट मोर देन मतलब मिनिमम, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपकी असेंबली और फाइनल ऑडिट फाइल हो जानी चाहिए। और दूसरा, आपको ये जो आपका जो रिटेंशन पीरियड है वो मिनिमम आपका रिटेंशन पीरियड 7 ईयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इफ लेटर देन द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट या फिर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, दोनों में से जो भी लेटर है उससे 7 साल। 7 साल कैसे याद रहेगा? 60 डेज 6 के बाद आता है 7 वैसे। और अगर 2 या फिर उससे ज्यादा डिफरेंट रिपोर्ट्स आपने बनाई है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो टाइम लिमिट्स हम ईच रिपोर्ट पे अलग अलग सेपरेट काउंट करेंगे, सेपरेटली देखेंगे, 60 डेज वाली और 7 ईयर्स वाली। और बाकी यही बोल रहा है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, उसकी कस्टडी अच्छे से रखना, उसको इंटीग्रिटी संभाल के रखना, कोई छेड़छाड़ ना कर रहे, उसको एक्सेसिबल रखना कि हम एक्सेस कर पाए, उसकी रिट्रीवेबिलिटी रखना कि कहीं गुम हो जाए या फिर कहीं फटवट जाए तो उसकी आप अच्छे से वो कर पाए, उसको रिट्रीव कर पाए। ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओनरशिप आपको पता है कि भाई अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन, लॉ रेगुलेशन में अगर लिखा है कि ये ओनरशिप जो है वो क्लाइंट की भी है तो क्लाइंट की हो सकती है। मतलब लॉ और रेगुलेशन कुछ भी लिखा हो ना, पूरे ऑडिट में आप ये ध्यान रखना, लॉ और रेगुलेशन में कुछ भी लिखा हो तो वो हमेशा सुपरसीड करेगा, वो हमेशा ओवरराइड करेगा ऑडिट के प्रोविजंस को। तो अगर लॉ में लिखा है कि भाई ये इसकी जो ओनरशिप है वो क्लाइंट के पास भी है तो क्लाइंट के पास होगी, लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो हमेशा प्रॉपर्टी होगी फर्म की। अगर वो चाहे तो खुद के डिस्क्रिप्शन पे में अपने एक्सट्रैक्ट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के वो प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट को, लेकिन उसको चेक करना पड़ेगा कि वैलिडिटी ऑफ वर्क कम ना हो या फिर इंडिपेंडेंस में कोई ब्रीच ना हो। अब हम बात करेंगे मॉनिटरिंग की। बस छोटा सा, आधा पेज का, आधा भी नहीं है, छोटा सा पेज, छोटा सा हमारा बच गया है, वो हम करते हैं। 6th एंड द लास्ट, मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब क्या? मॉनिटरिंग हमें किसकी करनी है? सबसे पहली बात, मॉनिटरिंग हमें करनी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, कि जो भी हमने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स लगाया है क्या वो सही से चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि भाई हमें आप बता दो व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। सिंपल। मॉनिटरिंग मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे मॉनिटरिंग मतलब क्या, हमने बोल दिया कि हाँ मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग मतलब क्या? मॉनिटरिंग मतलब हमें चेक करना है कि उसका जो डिजाइन है क्या वो डिजाइन एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो उसको जो हमने इंप्लीमेंट किया है क्या हमने उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। मतलब मॉनिटरिंग का मतलब होता है 2 चीजें चेक करना, उसका डिजाइन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, या फिर उसको जो हमने इंप्लीमेंट किया है वो इफेक्टिवली किया है कि नहीं किया। ठीक है। एप्रोप्रिएट डिजाइन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट डिजाइन का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई भी नया कुछ आए PRL में, प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में जैसे ही कुछ नया आए वैसे ही वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आ जाना चाहिए। इसको हम बोलेंगे कि हाँ हमारा बहुत अच्छा डिजाइन है, कि जैसे ही कुछ भी नया, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी रिक्वायरमेंट्स आती है वो हम अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स में चली जाती है, तो हम बोलेंगे कि हमारा डिजाइन जो है वो बहुत एप्रोप्रिएट है। अब ये नए डेवलपमेंट्स, नए रिक्वायरमेंट्स ऑफ PRL किसको पता चलेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली पार्टनर को। तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि जो भी नए डेवलपमेंट्स है PRL में वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स में भी आ जाएं। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप बोलोगे यार पार्टनर की तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर की क्यों इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि वही डील करता है सारी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से। जितनी भी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस आती है ना कि भाई इसने कुछ कर दिया, इस पर्सनल ने कुछ कर दिया या फिर इंडिपेंडेंस ब्रीच हो गया, तो ये सारी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से पार्टनर डील करता है और उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस भी प्रोवाइड करता है। सिंपल।
वापस से एक बार दोहरा देते हैं। मॉनिटरिंग का अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि डिजाइन एप्रोप्रिएट होना चाहिए और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होना चाहिए। डिजाइन एप्रोप्रिएट होना चाहिए मतलब क्या, कुछ भी नया रिक्वायरमेंट आ जाए अपने पीआरएल में तो वो अपने आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में चला जाए। अब ये जो नया रिक्वायरमेंट आ रहा है क्वालिटी पीआरएल में, वो किसको सबसे पहले पता चलता है, पार्टनर को। तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि जो भी नया रिक्वायरमेंट आ रहा है वो क्यूसीएस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वही सारे कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से डील करता है और उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस प्रोवाइड करता है। देखा, याद हो गया ना आपको, मुझे पता था। अब इसको अगर आप इसको 2 बार भी रिपीट कर दोगे ना, बस ये क्लास जो भी खत्म ही होने वाली है, इसको आप जाके 15-20 मिनट या फिर मैक्सिमम आधा या 1 घंटा देके अगर आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे ही आपको याद करना है। ऐसे ही मैं भी याद करता था, मैं भी कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर करके उसमें कुछ लिंक बना के याद करता था, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो रेलेवेंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विथ, कि वो सारी कंप्लायंस को फुलफिल करना चाहिए। अब फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आएगा, सबसे पहला कि भाई अप्रोप्रिएटली डिजाइन है या नहीं, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है या नहीं। अप्रोप्रिएटली डिजाइन मतलब क्या, जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स पीआरएल में है वो हमारे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्यूसीएस में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मॉनिटरिंग करने की, पार्टनर की क्यों है, क्योंकि वही डील करता है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से, ठीक है। और इसके अगेंस्ट वो हमें अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस भी देता है अगर किसी ने कंफर्म नहीं किया टू क्यूसीएस। अगर किसी ने कोई ब्रीच किया ना क्यूसीएस में, तो वही हमें बताता है, वही हमें रेमेडियल एक्शंस भी देता है, ठीक है। इसलिए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आईसीएआई ने इसको छोटा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में ही डाला क्योंकि यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। तो 3 पॉइंट्स है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वैसे तो ये मेरे ख्याल से एमसीक्यूज में ही आएगा। तो 3 है, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड नफरा, विच इज ये आप मेरे को कमेंट में बता देना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नफरा, ठीक है। तो अब इसका एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, मतलब मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ कि भाई एक पीयर रिव्यू बोर्ड दे देंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक बोल देंगे पीयर रिव्यू बोर्ड, एक बोल देंगे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एक बोल देंगे नफरा, एक बोल देंगे सपोज आईसीएआई। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 3 मैकेनिज्म है और चौथा जो है वो ऑड वन आउट है, उसको आपको टिक करना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या है, काउंसिल ऑफ आईसीआई से बनाया जाता है ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ आईसीआई के मेंबर्स होते हैं इसमें। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस काउंसिल ऑफ आईसीआई के मेंबर्स होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा बहुत मिली भगत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ आईसीआई की। लेकिन नफरा में ना कंपनीज एक्ट लगता है, ये पूरी कंपनी के अगेंस्ट बनता है, ठीक है। एज अ कंपनी सेटअप हुआ है ये नफरा, ठीक है। पीयर रिव्यू बोर्ड का मेन काम क्या होता है, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ वर्क। इसका मेन काम मतलब ये क्या होता है, नहीं आपकी क्वालिटी को देखते हैं कि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पीयर रिव्यू बोर्ड में कोई एक सीए आएगा जो आपकी क्वालिटी को मेंटेन करेगा, क्वालिटी देखेगा आप करते हो नहीं करते। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में सीजी से कोई बंदा आएगा, काउंसिल से कोई बंदा आएगा जो आपकी क्वालिटी को देखेगा, नफरा से अलग कोई एक ऑफिसर्स आएंगे आपकी क्वालिटी को देखने के लिए। तो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेन काम ये होता है आपकी क्वालिटी को एनहांस करना, आपकी गलतियां निकालना नहीं होता कि आपने ये गलत कर दिया, आपने ये गलत कर दिया, आप पे इतने सारा पनिशमेंट होगा, आपको इतने सारी फाइन लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करता वो बस आपकी क्वालिटी को एनहांस करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अगर उसने जो भी आपका रिव्यू करता है ना वो, तो अगर वो रिव्यू में अगर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज सेम एज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब सब कुछ सही है, आपके यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है। अभी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट क्यों मिलता है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एलिजिबल हो पाओ ऑडिट करने के लिए। हाँ, अगर ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है ना, तो आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे क्राइटेरियाज है किन किन को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बट आप ऊपर से ऐसा समझ सकते हो कि भाई जो भी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, इसलिए आपको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट चाहिए। और अगर गलती से उसको कुछ मिल जाता है, अगर आप उसको अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है ना, तो आपको ये तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट तो मिलता ही नहीं है। और दूसरा, एक फॉलो ऑन रिव्यू के लिए आपको ड्यू डेट बताई जाती है कि भाई इस डेट पे आपका फिर से रिव्यू होगा और फिर से हम चेक करेंगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तब तक हमको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। बस इतनी सी बात, अगर ये इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतनी सी बात लिखनी है उस क्वेश्चन पे, सिंपल। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की बात करते हैं, सीजी प्लस आईसीआई ऑफ काउंसिल के द्वारा बनाया जाता है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच पे चलता है। रिस्क बेस्ड अप्रोच पे मतलब क्या कि उसको लग रहा है कि अच्छा
इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना ये 2 क्लाइंट है बड़े बड़े, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 2 कंपनी से बड़ी बड़ी, जिसमें कुछ ऑडिट में कुछ दिक्कत आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत आ गया, तो हम ये तीसरी एंटिटी को भी अपना टारगेट बनाएंगे, तीसरी एंटिटी का रिव्यू करेंगे। तो ये रिस्क बेस्ड अप्रोच पे काम करता है। जिस एंटिटी में ज्यादा रिस्क लग रहा है, जिस इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्क लग रहा है, उनका क्वालिटी रिव्यू करवाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है, ये 3 चीजों को चेक करता है। क्या चेक करता है? रिव्यू, रिकमेंड एंड गाइड। ये क्या करता है? सबसे पहले रिव्यू करता है, रिव्यू के बेसिस पे रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन मतलब क्या? गाइड करना। रिव्यू का करता है हमारी क्वालिटी को रिव्यू करता है, रेकमेंड किसको करता है? काउंसिल को रेकमेंड करता है, काउंसिल मतलब ये वाला आईसीआई वाला काउंसिल, और गाइड किसको करता है? मेंबर्स को। मेंबर्स मतलब आईसीआई के मेंबर्स। सिंपल। रिव्यू करता है, रिव्यू के बाद रेकमेंड करता है, रेकमेंड के बाद गाइड करता है। रिव्यू करता है वर्क को या फिर हमारी क्वालिटी को, रेकमेंड करता है काउंसिल को, और गाइड करता है मेंबर्स को। सिंपल, ये आपको लिखना है अगर कोई भी 4 मार्क का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, और नफरा की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर सेटअप हुआ है। ये मेनली आप देखोगे ना तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे जाते हैं, मतलब कोई लिस्टेड कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, या फिर कोई अदर कंपनी आप में दी हुई नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। कोई अदर कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ टर्नओवर ये सब दिया हुआ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप बस ये ध्यान रखो, लिस्टेड कंपनी में लगता है, इंश्योरेंस कंपनी में लगता है, बैंकिंग कंपनी में लगता है। ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है कंप्लायंस को कि क्या आपने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के साथ। दूसरा, ये आपकी क्वालिटी को ओवरसी करता है, जैसे ये भी करता था ना, रिव्यू करता है आपकी क्वालिटी को, वैसे ये भी ओवरसी करता है आपकी क्वालिटी को। फिर क्वालिटी को ओवरसी करने के बाद सजेस्ट करता है मेजर्स कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी क्वालिटी को। और इन्वेस्टिगेशन करता है ऑडिटर्स के बारे में। अगर ऑडिटर्स के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी पता चल गया ना, इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है। आजकल तो बिग फोर्स के ऊपर बहुत ये ऐसे चार्ज कर रहा है नफरा। तो 4 चीजें करता है। सबसे पहले मॉनिटर करता है कंप्लायंस को कि क्या आप कंप्लाई कर रहे हो, दूसरा आपकी ओवरसी करता है क्वालिटी, तीसरा आपको ये सजेस्ट करता है मेजर्स, और चौथा करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स। बस ये 4 पॉइंट, 3-4 पॉइंट आप लिख देना अगर नफरा के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। वैसे बहुत रेयर है अगर इन पे तीनों पे कोई क्वेश्चन आया, फिर भी मैंने आपको एमसीक्यू वाइज या फिर गलती से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका आ सकता है एमसीक्यूज में, कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो बोर्ड है ना, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पहले हुआ करता था, नफरा अभी थोड़ा सा बोल सकते हो रिसेंट है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पहले बहुत ऐसे राजा था, लेकिन अब नफरा आ गया ना, तो नफरा के कारण क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अब छोटा हो गया। छोटा हो गया इन द सेंस कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्वालिटी रिव्यू कर सकता है उन्हीं मेंबर्स की जो नफरा के अंडर नहीं आते, नफरा रूल्स के अंडर नहीं आते, उन्हीं मेंबर्स की क्वालिटी को वो रिव्यू कर सकता है। या फिर अगर नफरा बोलेगा ठीक है जाइए वाला ऑडिट एंगेजमेंट तू रिव्यू कर ले, तो ही मतलब नफरा करेगा सारे बड़े बड़े ऑडिट्स की क्वालिटी रिव्यू, और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करेगा छोटे छोटे जो नफरा के अंडर नहीं आते, या फिर नफरा बोल दे जा तू कर ले, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑडिट का चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हैशटैग सबसे बड़ा, एक बार जोर से अपने मन में चिल्ला के बोलिए, हैशटैग हम सीए बनेंगे। हम लोग सारे के सारे जो भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सीए जरूर बनेंगे। और मैंने यहां पे भी आपके लिए लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या कि आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि एक बार जब पत्थर के ऊपर जब रस्सी रगड़ती है ना, तो पत्थर पे भी निशान आ जाता है। तो आप अगर अभ्यास करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही। एंड हम सीए पढ़ रहे हैं, सीए में आपको पता है कि हार्डवर्क की कितनी जरूरत होती है। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क को साथ में कंबाइन करके पढ़ते रहिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से सीए क्लियर कर पाएंगे, एंड हम सीए जरूर बनेंगे। तो जाते जाते नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। हाँ, वैसे बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टी वाली बातें करने लग गया हूँ आपका लेकिन हाँ, मतलब दिस रियली मोटिवेट्स मी। अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे कि आपको मुझे क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैं ऑब्वियसली उस पर इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इट विल डेफिनेटली मोटिवेट में अगर मेरा आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारे फैकल्टी से इंस्पिरेशन लेके आपको जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द फैकल्टीज जो भी इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और जो भी लोग 100% कवरेज की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैं पूरा एकदम सारे टॉपिक्स के रिवीजन वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और दूसरा, 100% सिलेबस की बात करूं तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। आप चाहे तो मेरे नोट्स को आईसीएम मॉड्यूल से कंपेयर करके देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है। और फिर मुझे बताइए अगर कोई टॉपिक आपको रेलेवेंट लग रहा है जो मैंने कट किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो इररेलेवेंट है।
तो आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए कि मैं कुछ कट करूंगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो भी चैप्टर्स के नोट्स आप मैं आपको दे दूंगा, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मैं बाद में आपके लिए रिलीज जरूर कर दूंगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, एटलीस्ट आप इतना तो करिए पहले। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, क्योंकि इसको क्वेश्चंस भी साथ में कर देते तो थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाता। तो क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। एंड I cannot thank you enough guys. Thank you so much for all your support. जो भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो अभी तक, जो भी यहाँ तक पहुंच गया, तो एक बार नीचे लिख देना रीच टिल लास्ट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मेरे वीडियोस बच्चे लास्ट तक देख रहे हो, उनको इतना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज लिख देना लास्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड एक और, आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैं आपके, आई नो कि मैं, आपने जो भी मुझे डीएम्स में प्यार दिया, जो भी आपके क्वेरीज दिए, वो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरे फुल टाइम के लिए आपके सिर्फ नोट्स और रिवीजन वीडियोस पे लगा हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड मी कि मैं अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपके मैसेजेस को रिप्लाई करना शुरू करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। बस दुआ में याद रखना, अब की बार ऑडिट पार, लर्न विद ऑडिट 95। थैंक यू, बाय बाय।